है 0.7 ग्राम impure sample of this was boiled with 100 ml NaOH solution till the NH3 evolved. ठीक है. The remaining solution was diluted to 250 ml and 50 ml of this solution was neutralized H2SO4. बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ये तो. अरे ये इसमें पूछा था. क्या नाम है, मोल कॉन्सेप्ट ये में इससे नहीं पूछा है. समझ आया था। अरे बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ये तो. खैर अब तो कर सकते हो, चलो करते हैं. इसमें क्या है, अपन मान लेते हैं कि इसका x ग्राम जो है वो यूज हो रहा है. ठीक है. तो अभी क्या है ना, ये इसका मतलब है ये पूरा का पूरा यूज नहीं हो रहा, इसका कुछ पार्ट यहाँ यूज हो रहा है. क्योंकि बाद में मेरे पास क्या एसिड. बोले ये वाली यस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। सर लेकिन ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे भी हो जाता है ना, कोई हाँ भी यूज करे इसमें मोल मतलब कॉन्सेप्ट उससे तो, अरे उससे भी हो जाएगा. मैं तो बाकी तो ठीक है. चलो अपन एक बार रिएक्शन लिखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से ही करते हैं. तो मेरे पास क्या है, NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस NaOH. क्या बनेगा मेरे पास, Na2SO4 प्लस NH3 प्लस H2. ठीक है. अभी क्या है, मैंने इसका x ग्राम माना है, ये क्या है, 2 हो जाएगा. हम इसे मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से ही करेंगे. ये x और ये कितना है, 100 इंटू 0.2, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है. NH3 बन रहा है मेरा. द रिमेनिंग सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय H2SO4. इसका मतलब ये क्या है मेरा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है. नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट. H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेस टिल ऑल द, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा NH3 बन रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है. इन्होंने बोला टिल ऑल द NH3 इवॉल्व. इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और हमारे पास NH3 बन रहा है और दैट NH3 इज गेटिंग रिएक्टेड विद H2SO4 और ये हमारे पास क्या बनाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4. इस तरीके से. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें NH3 के मोल्स निकालने हैं. NH3 के मोल्स बताओ कितने होंगे? सर 10 मिली इक्विवेलेंट होंगे NH3 के. सर हाँ हाँ बोलो. सर NH3 तो इवॉल्व हो गया ना गैसियस फॉर्म में। एक मिनट. NH3 तो इवॉल्व हो गया, कोई नहीं. NH3 के 10 इक्विवेलेंट बन गए. इसके कितने इक्विवेलेंट होंगे NH4 का होल ट्वाइस के? मिलीमोल्स कितने होंगे NH4 का होल ट्वाइस के, SO4 के? अपन क्या लिखेंगे, मिलीमोल्स ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4. 5 हो जाएंगे. बोलो. यस कैसे आया? फाइव कैसे होंगे? एक मिनट रुको यार, इसमें क्या स्पेस नहीं है यार. एक क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना मैं इसका, वो करा देता हूँ. इस पे दिख रहा है ना यहाँ पे. यस
तो मेरे पास क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस मेरे पास क्या है 2NaOH 2NaOH converting into NH3 H2SO4 H2 H2SO4 थोड़ी आएगा, सॉरी NH NH4 Na2SO4 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा x ग्राम है, ये मेरा क्या है 100 इंटू 0.2 मतलब 20 मिली इक्विवेलेंट है। was boiled with NaOH solution till all the NH3 gas evolved। ठीक है, तो NH3 गैस इवॉल्व हो गई। The remaining solution was diluted to 250 ml। इसके मोल्स कितने होंगे NH4, इसका मास कितना है NH4 का होल ट्वाइस SO4 का 0.7 ग्राम। 132 132 है क्या NH4 का SO4 यस का? सर, तो यस 0.7 ग्राम दिया। 132 है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में मैं ऐसा लिखूं, NaOH plus H2SO4 Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके मिली इक्विवेलेंट x मान लेता हूँ। इसके मिली इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं 10 इंटू 0.1 इंटू 2, ये कितना आ गया 2 मिली इक्विवेलेंट है, राइट। H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए 2 आ गए। इसका मतलब NaOH के मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे एक्सेस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है NaOH का 50 दिया हुआ है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, मैं इसका मोलैरिटी मान रहा हूँ m है, क्योंकि मोलैरिटी तो सेम नहीं सेम नहीं रहेगा। 250 ml से डाइल्यूट किया है तो मैं इसके मोल्स ले रहा हूँ, वॉल्यूम कितना है 0.25, 50 ml है, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं मोल्स एक बार देखो तो 0.25 इंटू 2/50 10⁻²। यस सर। ठीक है, ये आ गया। अभी हमारे पास क्या बचा है कि इतना आ गया, इसका मतलब क्या है कि मेरे इतने इक्विवेलेंट नहीं इतने मोल्स मेरे NaOH के एक्सेस में हैं, और इधर कितने मोल्स हैं 20 इंटू 10⁻³ मतलब 0.02 मोल्स टोटल है। ठीक है, तो मतलब 0.02 से कितने चले गए एक्सेस में 0.01। 0.01 चले गए, तो अपन क्या कहेंगे equivalent of NaOH used in first reaction 0.02 माइनस 0.01। देखो मोल और इक्विवेलेंट सेम होंगे क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। इतना आ गया मेरे पास, अपन क्या कहेंगे दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4 0.01। भाई दोनों के इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे,
इसके इक्विवेलेंट निकालते हैं x अपॉन 136 132 ना, इनटू इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है। x कितना आ गया 1.32 अपॉन 2, कितना आ गया 0.66। बस अब परसेंटेज प्योरिटी निकाल लो। मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, मुझे पता है काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हो गए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या है ना, मेरा जो NaOH बचा है बेस, एक्सिस बेस जो बचा है वो टाइट्रेट हो रहा है H2SO4 से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसको H2SO4 से रिएक्ट करवाया है। इसका मतलब मेरे पास NaOH बचा हुआ था, उसको मैंने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ। तो मैंने क्या निकाला, मैंने H2SO4 के इक्विवेलेंट निकाले विच केम आउट एज 2 मिल इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब एक्सिस NaOH के इक्विवेलेंट कितने थे, 2 मिल इक्विवेलेंट। टोटल कितने थे, टोटल 20 मिली इक्विवेलेंट थे। तो मतलब हमारे पास जो है मोल्स कितने हो गए 0.02, और वहां पे एक्सेस मोल्स कितने हो गए 0.01। तो हमें वो मोल्स निकालिए जो, या फिर वो इक्विवेलेंट निकालिए जो NH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अमोनियम सल्फेट के इक्विवेलेंट भी जो है ना वो उतने ही होंगे जितने NaOH के फर्स्ट रिएक्शन में यूज हुआ है 0.01। वहां से हमने मास ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4 निकाल लिया विच केम आउट एज 0.66 ग्राम। तो ये हमारा प्योर NH4 का होल ट्वाइस SO4 है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस देखो हम इसे मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे फिर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके करना पड़ेगा, और उससे भी हो जाएगा, बट अब रेडॉक्स पढ़ लिया है तो हम उससे क्यों करें, यहाँ सर से समझ ज्यादा इजी तो आ पड़ेगा। गया, लेकिन मतलब उस टाइम टाइम भी लगा था ना सर। हाँ हाँ, ये तो लंबा क्वेश्चन है ना, मेरे को पहले ये लगा कि ठीक है, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इसमें थोड़ा टाइम ही लगेगा और स्पेस भी चाहिएगा। कोई बात नहीं। 22 बताओ, 22 में डाउट है क्या? 22। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पैकेज में बहुत सारे किए। चलो इसमें क्या है, CO और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, ये हमारे पैकेज का ही क्वेश्चन है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? CO प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, एक ये रिएक्शन हो गई। CH4 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। नहीं तो मेरा रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो मैंने मान लिया कि ये x है, ये y है और ये z है। तो x हो गया, ये x/2 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 2y हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला 20 ml ऑक्सीजन से एक्सप्लोडेड किया है, ठीक है। ऑन कूलिंग द गैसेस ऑक्यूपाइड, इतना कूल करने के बाद गैस इतना ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। 46.5 जो है हमारा दिया हुआ है। तो हमारा जो O2 है वो पूरा का पूरा इन दोनों में यूज नहीं हुआ है, कि O2 20 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितना O2 बचा है, पहले हम वो निकाल लें। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, O2 लेफ्ट टोटल 20 है, यूज कितना हो गया x/2 प्लस 2y, ठीक है। ये O2 लेफ्ट आ गया। अब ये 46.5 का क्या चक्कर है, कूल करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी गैस रहेंगे आफ्टर कूलिंग? नियॉन और हमारे ऑक्सीजन। पास नियोन और ऑक्सीजन नियन रहेंगे। CO2 और ऑक्सीजन। नियोन CO2 और ऑक्सीजन, तो CO2 कितना है x प्लस वाई है, तो ये हमारा CO2 है। नियोन कितना है z है, और ये हमारा कितना है O2 लेफ्ट 20 माइनस x/2 प्लस 2y, ठीक है। तो ये हुआ मेरा, ये किसके बराबर दिया हुआ है 46.5 के बराबर दिया हुआ है।
आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH, इसका मतलब CO2 KOH के साथ जाता है, इसका मतलब x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है पहले इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीनों लगा लो, आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, 23, 24, 25। एक बार वो देखने दीजिए ना सामने ही तो दिखा हुआ है। सर, थोड़ा और ऊपर। ठीक है, 23, 24, 25, 26। सर सर 25। 25 सर 25 का 25 और क्या बात है, 26 एक बार ये लीनियर ही तो है। देखो ना, एक ही प्लेन में ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो एक लीनियर होता है, और ये मेरा sp2 है। sp2 sp ये सब क्या एक ही प्लेन में होता है, ये मेरा sp2 है, ये मेरा sp है, ये मेरा sp2 है, तो ये प्लानर हो गया है इसमें। बाकी देखो ना, अच्छा ये इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, एलीन, एलीन नो मैंने कोई सर। बताया है क्या? ऐसे इसमें कंफ्यूज हो गए थे दोनों में। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं हम एलीन, अपने नोट्स में ऐड कर लेना सब लोग। मतलब ये ऑर्गेनिक में आता है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, बट ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग बहुत वास्ट है, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, सो नोट्स में ऐड कर लेना ये वाला पॉइंट। एलीन जो होते हैं ना, दे आर नॉट इन सेम प्लेन, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। चलो मैं बताता हूँ कैसे रहते हैं। ध्यान से देखना है ना। अब जैसे एक C डबल बॉन्ड C ऐसे रहता है, ठीक है, तो अभी क्या है ना, दो डबल बॉन्ड बाजू बाजू में है। अब दो डबल बॉन्ड बाजू बाजू में हैं, तो उनमें काफी ज्यादा रिपल्शन होगा, बिकॉज इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप एकदम पास पास में हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन, जैसे ये ऐसा होना चाहिए था भाई, एक C डबल बॉन्ड C इधर, एक C डबल बॉन्ड C इधर, ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो एक C डबल बॉन्ड C मेरा ये वाला हाथ है ना, ये वाला दूसरा वाला डबल बॉन्ड है, इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन पे होता है दोनों के दोनों। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर वो पाई बॉन्ड की वजह से सर एक बार होता है। रिपीट कर सकते साहिल क्या बोल रहे हो? सर वो पाई बॉन्ड की वजह से होता है। हाँ, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, एक का क्लाउड ऐसे है और एक का क्लाउड ऐसे है, दोनों में इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे हो जाता है। ये एक डबल बॉन्ड है, इसका डायरेक्शन मतलब ये देखो ना, प्लेन देखो, इसका प्लेन ऐसे है, एक्स है मान लो, तो एक्स मतलब जो भी है एक्स वाई, और इसका इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन पे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, इस तरीके से रहता है। मैं एक बार उसको डायग्राम से भी बताता हूँ। परपेंडिकुलर की वजह से उसमें एक प्लेन में नहीं होते। एक प्लेन में नहीं होते, जैसे मान लो, अब देखो इसका मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। ये मेरा ऐसे रहता है, दोनों आपस परपेंडिकुलर में रहते हैं, जिससे देखो जो लाइन में है वो ये वाले क्या एक प्लेन में है, ये फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है ना, ये परपेंडिकुलर प्लेन पे इस तरीके से रहता है। अभी जैसे मैंने हाथ का वो डायरेक्शन दिखाया था ना, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए, तो ये जैसे प्लेन के ऊपर है, अबव द प्लेन, ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? यस 26, 27। 27। सर सर ये 26 अकेला भी। ऐसा होता है, फिर इसके जैसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक मिनट फिर से बोलो।
सर इसके जैसे कोई सिमिलर कंपाउंड होंगे तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एलीन है ना, एलीन मतलब दो डबल बॉन्ड एक है? साथ, एलीन मतलब दो डबल बॉन्ड एक साथ। ओके सर, ओके सर। सर बोलो। सर एक बार 26 करवा सकते हैं? रिपोर्ट आपके मैंने नहीं की है तो मुझसे नहीं हुआ। 26 में है ना एक्वस टेंशन दी हुई है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना, मतलब वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी मोलर मास डिवाइड बाय 2 होता है, तो तुम्हें मोलर मास से निकालना है बस। तो मोलर मास के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है बस। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पी ऑफ ड्राई गैस जो रहेगा ना, वो पी ऑफ मॉइस्ट गैस ही क्लास में लिखाया हुआ है फॉर्मूला, माइनस एक्वस टेंशन, बस उसके बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है बस, कुछ नहीं करना उस क्वेश्चन में। और 27 देखते हैं हम लोग, ये 26 का हिंट है। 27 में क्या, 2 ग्राम ऑफ ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर। देखो ये भी है ना अपना एनसीआर एनए का लेवल 3 का जो पैसेज था उसी का टाइप का क्वेश्चन है। 2 ग्राम ओलियम है उसकी बात कर रहे हैं, तो अपन मान लेते हैं 2 ग्राम में से क्या नाम है, देखो सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है, तो अपन ओलियम में क्या बोलते हैं, SO3 H2SO4। मैं मान लेता हूं कि 2 का x परसेंटेज है, ये कितना है, 2 का 100 माइनस x परसेंटेज है। भाई इस तरीके से तो बताते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। SO3 और H2SO4 का जो मास परसेंटेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ SO3, देखो SO3 के एसिडिक एसिड है, मतलब ये एक तरीके से एसिड की तरह बिहेव करता है SO3, पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बस यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, इक्विवेलेंट बैलेंस करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ SO3 कैसे लिखोगे, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। बोलो कर लोगे या मैं बोर्ड पे बताऊं पूरा, आगे खुद से कर लोगे या बोर्ड पे बताऊं मैं। यस सर कर लेंगे। वेरी वेरी गुड वेरी गुड। 28 बोलो। बताइए ना, एक बार ऐसे किया था लेकिन नहीं हुआ। हाँ कोई नहीं, तो इस तरीके से बोल दिया करो, तो ये यहाँ पे स्पेस नहीं रहता ना यार, इसलिए थोड़ा दिक्कत रहता है। 27 तो ये 2 का x परसेंटेज है, ये 2 का 100 माइनस x परसेंटेज है। वैसे तो हम उस तरीके से भी कर सकते थे, नॉर्मल मास लेके और बाद में परसेंटेज कैलकुलेट कर देते, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट ऑफ SO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is equal to equivalent of NaOH। तो SO3 के इक्विवेलेंट क्या होंगे, 27 है ना, तो वो होंगे 2x अपॉन 100, तो इसका मास हो गया, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 80, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, इसका मास कितना हो गया, इतना हो गया, ये इसके मोल्स हो गए, ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 0.1 इंटू 432.5 अपॉन 1000। क्यों 1000 क्यों आया, क्योंकि ये ml में है। एमएल में दिया। तो यहाँ से सर मेरा हो क्या आ गया। जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा इसको दूसरे मेथड से करते हैं, चलो ये तो हमने परसेंटेज डायरेक्टली ले लिया, यहाँ से जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली परसेंटेज में आएगा, बट व्हाट इफ वी टेक लाइक दिस। चलो इसको मैं अलग कलर से दूसरे पेन से बताता हूँ। SO3
प्लस H2SO4। मैंने इसको x मान लिया, इसको 2 - x मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, x/80 इंटू 2 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 0.1 है क्या, इंटू 432.5/1000। एक बार इससे निकालो ना x कितना आ रहा है, ये आ जाएगा x/40, सर अप्रोक्सीमेटली 0.3 आ रहा था इससे। ये आ जाएगा x/49, 0.1 ये हो जाएगा 0.04325, तो ये हो जाएगा 49,9x/40 इंटू 49, ये कितना हो जाएगा, 4 49 1/25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.00325। तो यहाँ से x निकालो ना, एक बार कैलकुलेटर से करो एक बार, या सर फिर 0.3। 2000 3.25 6.5 6.5/9, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक करो ना तुम लोग कितना आ रहा है, देखो एक बार, मेरे से गड़बड़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट लेके सोच रहा था मैं, कैलकुलेटर से एक बार करके देखो। नहीं, शायद मैंने ऊपर कुछ गलती की है क्या, देखो सर एक बार। 0.04325 नहीं आएगा? मेरे से गलती हो सकती है देखो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत फटाफट किया है ना, कभी कभी मेरे से काफ़ी गलती हो जाती है इससे, बहुत फटाफट करता हूँ, तो 1 मिनट। 0.53 आए। एक्स कितना आ रहा है यहाँ से, 0.53, 53 ठीक है, सही है, तो एक्स 0.53 आ रहा है, तो मतलब 2 का परसेंटेज कितना आ गया, SO3 0.53/2 इंटू 100, तो कितना हो गया, 26.5% आ गया ना मेरा, देखो ध्यान से। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। ठीक है, ट्वेंटी 30 31 31 34 सर 30 34, एक बार बता दो, बी ऑप्शन। कौन सा, कौन सा वाला क्वेश्चन, सर 30 डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कैसे आएगा बॉन्ड यार, ये ऐसे है ना, अच्छा तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, फॉर्मेलिटी होता है, इसमें है ही नहीं ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, ठीक है। 32 33 34 35 34 35 बताना है क्या, 34। यस सर। 35। सर 35 बता दीजिए, 35। एक की बात है। यस सर। Equal mass of three gases XYZ are mixed in a C
in a sealed rigid container and total pressure at a given temperature was found to be P atmosphere. Now 2 grams of X is further added to the same container at the same temperature. The new pressure was found to be 2P atmosphere. तो एक काम तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा सा X ऐड किया, एक प्रेशर बढ़ गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, थोड़ा सा Y ऐड किया और P बढ़ गया, मतलब P से बढ़ता जा रहा है। इफ यू सी P से बढ़ता जा रहा है। तो मैं इनिशियल कंडीशन जो है वो लिख रहा हूं। इनिशियल कंडीशन में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास इक्वल मास है और मेरे पास ऐसे है। सबके मोल्स में ऐड कर रहा हूं, देखो सबके मोल्स में ऐड कर रहा हूं। तो ये किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है P को। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 ग्राम और ऐड कर दिया, मतलब इतने मोल्स और ऐड कर दिए, तो इससे P प्रेशर बढ़ गया। तो ये किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, P को। नीचे क्या है, 3m Y में ऐड किए, तो ये किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी P को कर रहा है। तो मेरे पास 3 इक्वेशन बनी है, देखो यहाँ पे। इन तीनों को सॉल्व करके दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे। यस सर, आ जाएंगे। बोलो, 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, या फिर चाहो तो अभी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देख भी सकते हो आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। बोलो, अभी भी देखो कि पर्टिकुलर डाउट है तो पूछ लो, कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो पूछ लो, बता दो क्या डाउट है। प्रेशर बदलेगा नहीं क्या, मतलब क्वेश्चन में तो दिया है ना। इन द ओरिजिनल कंडीशन पूछा है ना, व्हेन इक्वल मासेस आर प्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ y, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ y कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ y इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P है, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अब इससे मोल फ्रैक्शन निकालना तो बहुत इजी है, जो सिचुएशन है। यस सर। बोलो 36 37 में कोई ऑप्शन डाउट है तो। सर इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? बताया तो था, पढ़ाया डबल था। होता है, बॉयज टेम्परेचर का डबल 2A बाय बॉयज का डबल RB। होता है। 2A अपॉन RB होता है। इंटीजर में बोलो, कोई आंसर, कुछ क्वेश्चन में डाउट है क्या इंटीजर में। 39 सर, 39 39। 39 अभी भी तुम्हें इसमें ओलियम में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया ना। हाँ सर, नहीं थोड़ा सर, प्रॉब्लम होता है थोड़ा बस। प्रॉब्लम हो रहा है। यस थोड़ा सर, उसमें अजीब सा, प्रॉब्लम होता है। अरे वो अजीब सा है ना, मतलब SO3 H2SO4 थोड़ा अजीब सा है इसलिए, नहीं तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चल कोई नहीं, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट 80/3%। तो देखो ना, इसमें हम क्या करते थे, फ्री SO3 निकालते थे H2O के मास से। तो मेरे पास ऐसे होता था SO3 प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू H2SO4। ठीक है, तो ये क्या है, 80/3 है, इसका मास इतना है, इसके मोल्स कितने हो गए, तो इसके 1/3 मोल्स हो गए। तो H2O के मोल्स भी कितने हो जाएंगे, 1/3 मोल्स हो जाएंगे। उसका मास कितना हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 6 ग्राम आ गया। तो जो वाटर का मास रहता था वो हम 100 में ऐड कर देते थे, तो हमारा क्या आता था, ओलियम का परसेंटेज आ जाता था। इस तरीके से आगे बोलो। अब ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, बताओ मेरे को, 39 इजी है या नहीं है। सर यस इजी क्वेश्चन है, बस तुम लोग बस थोड़ा सा डर जाते हो उसका स्ट्रक्चर देख के या जो भी है, बट ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। पहले वाला तो मैं मानता हूँ उसमें इक्विवेलेंट विक्विवेलेंट बराबर करना है, बट ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर बोलो। सर वो 39 वाला सर वापस एक ब्रीफ कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा, सर 39 वाला। नहीं वो अभी देख लेना ना, मैंने वीडियो तो
ऑन किया ही हुआ है, वीडियो अपलोड होगा, देख लेना उसमें से। 38 और 40 में बोलो। 40 वाला को तो हो गए सिस्टम में। लॉजिकल था। मतलब ये टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशन वाला जो है वो उससे हो जाएगा ना, फॉर्मूला जो इजी थे बताया था बाकी दोनों तो। जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब बाकी कुछ तो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला से हो गए। यस सर। हाँ डायरेक्ट दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वहां से मार्क्स हमें बटोरने हैं, है ना। मुझे तो खैर पेपर 1 बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, एक्सेप्ट मुझे कुछ टफ था ही नहीं। पहला क्वेश्चन टफ था और ये वॉल्यूम वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी तो खैर इतना डिफिकल्ट नहीं था। 2-3-4 क्वेश्चन बस डिफिकल्ट थे, बाकी तो ठीक है। जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, थोड़ा लेंथी था पेपर। बाकी डिफिकल्ट नहीं था, लेंथी था। कोई नहीं, चलो पेपर 2 करते हैं हम डिस्कस। बोलो इसमें डाउट बोलो। 21, 22। पहला ही क्वेश्चन डाउट है सर। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। 21। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, सॉरी। चलो 21 में क्या है, 21 में वी हैव मिक्सचर है, ये 1 ग्राम है, ये क्या है 2 ग्राम। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आया इस तो उसमें से क्वेश्चन में। सॉल्व किया तो एक ही क्वेश्चन आ रहा था। वो पहले तो ऑप्शन भी दिए हुए थे, वो पहले तो ऑप्शन नहीं आ रहे थे इसलिए। बट ये तो सिंपल वो लगाना है ना, इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला हाँ सर। कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ सर, चलो लेकिन एक ही ऑप्शन आ रहा था इसलिए फिर। तो मोल्स ऑफ CS2 कितना आ रहा है, 1 अपॉन कितना 32 32 64 प्लस 12 76 मोल्स ऑफ Cl2 2 अपॉन 71। ठीक है, रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 76, ये आ जाएगा 2 अपॉन 71 इंटू 3। तो ये छोटा है, देखो। तो इसका मतलब ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब CS2 मेरा क्या एक्सेस में। ठीक है, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, CS2 प्लस 3Cl2 CCl4S2Cl2, ये आता है 1 अपॉन 76 2 अपॉन 71। इसका कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा का पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 अपॉन 71 इंटू 1/3। दोनों के मोल्स सेम होंगे, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, मास अलग अलग हो जाएगा खैर। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 76, कितना रिएक्ट हुआ, ये हो जाएगा 2/71 इंटू 3। ये है
लेफ्ट CS2, ठीक है। और ये है क्या पूछा है, CS2 यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो ये है यूज्ड, कितना यूज हो, यूज्ड इन द रिएक्शन। मोल्स निकाले हमने, सबको बस मासेस से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। देखो एक बार करके देखो आ रहा है क्या आंसर, सब लोग एक बार करके देख लो, जिसका भी डाउट था पता चल जाएगा तुमको। कहाँ गलती कर रहे थे दर्पण तुम? ये सेम किया था मैंने, तो कैलकुलेशन एरर हो गई शायद। अब वो क्वेश्चन ही ऐसा है ना, इसमें अब देखो नंबर इतने अच्छे नहीं है ना, बहुत गंदा गंदा सब कुछ है सारे नंबर्स, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में। देखो जब भी लगे किसी क्वेश्चन में कि देयर माइट बी सम कैलकुलेशन एरर, तो 1-2 मिनट लगा के क्रॉस चेक कर लिया करो। देखो उस 1-2 मिनट से तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना वो नेगेटिव होने से बच जाता है। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर करते रहना हमेशा। हर क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इन सब टाइप क्वेश्चंस के लिए एक बार मेक श्योर कर लो। हाँ ऑप्शंस आ रहे हैं अच्छे से, तुम्हें लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 में कोई डाउट है क्या? नो सर। 23 में कोई डाउट है क्या? यस सर, 23rd में। 23 जो है वो तो 2s का है, ये मैंने यस सर। लिखवाया था, मैंने लिस्ट दी थी मैंने, उस लिस्ट से तुम देख सकते हो। अब देखो तुम्हें लगेगा सर वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी, अब देखो थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा सिमिलैरिटी बता के बताया था उस लिस्ट में, तो वो तो याद करने वाला ही चीज है, थोड़ा सर सा ध्यान देना पड़ेगा उसमें। हाँ बोलो। सर एक्चुअली जब ये पार्ट आपने रियल में पढ़ाया था ना, तो उसमें 1-2 लेक्चर में एब्सेंट हो गया था, तो ये वाला पार्ट मेरे से बहुत वीक है, तो इसके लिस्ट आप मुझको वापस भेज देंगे सर? अरे वो तुम्हारा जो क्या नाम है पैकेज है ना, हाँ उस सर पैकेज पैकेज में में है, एंड लेकिन नहीं उसको लिखा लेके हो। थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। देखा तो है सर मैंने लिस्ट वो। अच्छा, अच्छा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मैं बता दूंगा थोड़ा सा ओके इसका। सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, नोड्स निकालने हैं, तो नोड्स किस पे आएगा, u इक्वल टू 2, u कितना है z r अपॉन a नॉट इक्वल टू 2, तो r कितना हो गया 2 a नॉट बाई z। बस यहाँ पे a नॉट का वैल्यू ये पुट कर देना है, z मेरा 1 है ही, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ क्या? खैर ठीक है, ये He प्लस के लिए Z2 आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑर्बिटल गिवन रिप्रेजेंट्स 2s और 3p ऑर्बिटल, तो सही और लिखा हुआ है ना, तो 2s भी होगा 3p, दोनों में से कोई भी होगा तो आंसर आ जाएगा ये। और द गिवन ऑर्बिटल डोंट हैव प्लेनर नोड्स, s में प्लेनर नोड्स होते ही नहीं है। और ये एक बार कैलकुलेट कर लेना, द गिवन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका चेक कर लेना यहाँ से, ठीक है। सर आपके चैनल में होगा क्या वीडियो? नहीं नहीं नहीं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम वीडियो में लेता ही नहीं था ना, ओके सर। मैंने पीरियोडिक से स्टार्ट किया। ओके सर, ओके सर। आज मैं वो थर्मो का मैं वो करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ 12th में, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, पूरा रिवीजन नहीं हुआ है वहाँ पे, वो देख सकते हो। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो एक्सप्लिसिटली क्लास में, तुम्हारी क्लास में नहीं बताए होंगे, वहाँ पे मैंने बताए हैं, तो वो आई वुड रिकमेंड कि हर बच्चा वो वीडियो देखे। मैं आज अपलोड कर दूंगा शाम तक, मतलब जब भी फ्री हो सर वो वीडियो जरूर देखना, जो मैं आज अपलोड करूंगा थर्मोडायनेमिक्स वाला, रिवीजन वाला जो है रिवीजन 1 करके डालूंगा मैं, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो मैंने एक्सप्लिसिटली तुमको नहीं बताए हैं, वो मतलब थोड़ा सा डिस्कशन के फ्लो में मैंने बता दिया और वो पॉइंट्स आ गए, तो वो पॉइंट्स एक बार तुम लोग देखना, और तुम्हें लगे शायद नोट्स में मेंशन अगर नहीं हो ऐड कर लेना, एक दो पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा है। हाँ बोलो। सर एक थर्मोडायनामिक क्वेश्चन में ट्राई एटॉमिक आया था, तो सर वो मॉलिक्यूल नहीं दिया था, बस बताया था ट्राई एटॉमिक है,
और उसमें सर सीवी और सीपी की वैल्यू यूज हो रही थी, तो सर हमको कैसे पता चलेगा वो लीनियर है नॉन लीनियर है, तो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? नॉन वो लीनियर मान के चलना है। अगर नॉन लीनियर, स्पेसिफाई नहीं किया है तो यू हैव टू कंसीडर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। हाँ। ओके सर। 24 डाउट है। Oh, yes. सर 24 कहा सकते हो, बहुत ज्यादा सर इंफॉर्मेशन दिया था तो सर मैं नहीं कर पाया। चलो देखते हैं, ये थोड़ा सा एक बार उसी पे करना पड़ेगा। Al प्लस HCl रिएक्शन बताना मुझे। 24 है ना? क्या क्या है इसका नाम? क्वेश्चन का नंबर कितना है? यस सर 24। तो Al प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू AlCl3 प्लस H2, ऐसा ही है ना? एक मिनट को, मेरे पास हार्ड कॉपी है वैसे। AlCl3H2 3H2। दूसरा है AlCl3 प्लस 3NaOH कन्वर्टिंग इनटू AlOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl। सर ऊपर वाले में 6HCl है शायद। हाँ वो कर लेंगे। इसके बाद क्या है? AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH NaAlO2 प्लस 2H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 24.3 ग्राम दिया हुआ है, ये 87.6 ग्राम दिया हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 1 120 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड। रिएक्शन 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये क्या हो गया? 27, ये कितना हो गया? 36.5 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा ना, सॉरी HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ना? बोलो, तुम लोगों ने तो क्वेश्चन किया भी है। HCl LR हो जाएगा। अब AlCl3 यहाँ से कितना हो जाएगा? 87.6 अपॉन 36.5 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये यहाँ पे मूल लिख लेंगे हम। 87.6 36.5 डिवाइड बाई 1/3। अब इसमें क्या पूछा है? 120 ग्राम NaOH ऐड किया है आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन ऑफ 1 2 and 3 रिएक्शन। तो 120 में से मान लो इसका x ग्राम है, इसका 120 माइनस x है। क्वेश्चन में पहले में क्या पूछा है? ठीक है, अच्छा मास है ना 120 ग्राम, तो ये हो जाएगा x/40, ये हो जाएगा 40। After completion of reaction 1 120 gram of NaOH is added to carry out 2 and 3 reaction। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुको, इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुको यार। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 120 यूज किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने 120 जो है ग्राम यूज किया यहाँ पे, बट यहाँ पे ये एक्सेस में था। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 3 में भी यूज हो रहा है ना। ये 1 पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है।
ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्ट में भी यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक्सिस है, ये यहाँ पे एल आर है। बताओ पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है क्या एग्जैक्टली? अच्छा, सबके सबके बारे में ही निकालना है ना, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा 87.6 अपॉन 36.5 इंटू 1/3, राइट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो AlCl3 है, तो यहाँ पे ये आ गया 87.6 अपॉन 36.5। यार कोई इसका वैल्यू निकाल लो ना यार, कितना वैल्यू है यार, एक तो बार बार लिखते इतना टाइम लग जाता है इसमें। 87.6 अपॉन 36.5 का वैल्यू कितना आ रहा है? कोई निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? सर 2.2। निकाल रहे सर। 2.4। 2.4 है, तो ये आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.8, 0.8, 3, 0.8, ठीक है, तो ये 0.8 है, और यहाँ पे ये कितना 3 यहाँ पे है, तो ये कितना जाएगा, 0.6 बचेगा, यहाँ पे 0.6 है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एल आर है। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने लेफ्ट मोल्स ऑफ Na, जितने यहाँ पे बचेंगे उतने नीचे यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0.6 है तो NaH एल आर है, तो ये कितना हो गया, 0.6 हो गया मोल। देखो सबके मोल निकाल लिए मैंने, अब सारे ऑप्शन कर सकते हो तुम आराम से। ठीक है, 24 हो गया, 25, 25, 26। सर 25 में फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, तो बेसिक कैरेक्टर कैसे देखोगे, मेटल का कैरेक्टर क्या है, देख लो, Na, Mg, Al, K। बताओ सबसे ज्यादा अच्छी मेटल कौन है? नीचे जाने पे कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर, तो की सबसे ज्यादा है, फिर Na है। अब क्या इधर जाने पे डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज कर दो, आ गया, वैसे ही आ गया बेसिक कैरेक्टर। यदि मेटलिक कैरेक्टर है वैसे ही बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। 26, 27, 28 बोलो। सर 27, 28। तो ये तो क्या नाम, मेरा VC क्या होता है, 3B होता है, तो B जिसका सबसे ज्यादा है उसका B सबसे ज्यादा है। यस सर। तो वो VC पूछा है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा, लार्जेस्ट मोलर वॉल्यूम। देखो यहाँ पे तो मोलर वॉल्यूम मतलब नॉर्मल वॉल्यूम का कोई सेंस बनता नहीं है, तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, याद है, तब हम बोलते हैं कि V इक्वल टू VC, VM इक्वल टू VC बोलते हैं ना, इन क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल कंडीशंस आर गिवन, नो, so all the data has been given to you, that only means कि critical conditions are given, ठीक है, that means you have to take molar volume as critical volume। क्वेश्चन की लैंग्वेज से थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, उसका मतलब वही है, जब हम इसका प्रूफ कराते हैं देन वी टेक VM इक्वल टू VC एट क्रिटिकल कंडीशन, दैट्स व्हाट ही मेंट हियर, ठीक है। Now let's talk about 28. So least deviation means when you say pressure, see, deviation is measured either by the graph or we can say by the pressure. So whenever we make a graph of deviation, ठीक है, whenever we make graph of deviation, we always portray pressure as the main function, not function exactly,
नॉट फंक्शन फंक्शन, कि प्रेशर हमारा मेन कंपोनेंट है, उसकी वजह से हम सारी चीजें देख रहे हैं। प्रेशर की वजह से वॉल्यूम अफेक्ट हो रहा है, बट देखो टेम्परेचर तो हम सेम ही लेते हैं आइडियल गैस रियल गैस का। सो द मेन कंपोनेंट, मेन ऑब्जर्विंग पॉइंट जो है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज योर प्रेशर ओनली। देयरफॉर deviation can be calculated like this: RT upon V minus B minus A upon RT। डेविएशन है, हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो A जितना ज्यादा होगा, डेविएशन क्या होगा? उतना जितना A ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। बताओ, उतना ही ज्यादा ही डिफरेंस आएगा, उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। तो A सबसे ज्यादा A सबसे कम किसका है? इसका, A का। तो ये आ जाएगा मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। 29 30 बताओ। 29। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है यार। देखो इसमें क्या है, SO3 ऐसा है, तीनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं। SO4 2 माइनस में मेरे पास क्या आ रहा है? रेजोनेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? ओनली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या है? 1 से कम, 2 से ज्यादा, क्योंकि ये रेजोनेंस आ रहा है तो ये 1 to 2 बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, SO3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर SO3 का क्या है? sp2 है। sp2 क्या होता है? प्लेनर होता है। ये क्वेश्चन जो है ना सबसे होना चाहिए था, बहुत यस इजी सर। क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। यस सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ SO बॉन्ड एंगल, तो तुम्हारा जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या आएगा? बॉन्ड एंगल कम आएगा। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या आएगा? देखो SO3 2 माइनस कैसा है? ऐसा है। इसमें क्या है? लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बाकी सब में, मतलब बाकी सब में लोन पेयर है ही नहीं, SO3 2 माइनस में ही है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में होगी? SO3 2 माइनस में होगी। बोलो 32 33 34 35। 32। 35। 32 तो यार हो 35। अच्छा 32 नहीं, 33 33। 33 सर। हाँ अरे वही। z इक्वल टू 1 कर 33। दो ना, z इक्वल टू 1 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। 0.34 p इज इक्वल टू 160 p बाई t। तो p से p गया, t कितना आ गया? 160 अपॉन 0.34। बस बॉयज टेम्परेचर के लिए हम, देखो मैंने क्या बताया था, whenever you are studying for advanced paper, you should go through derivation. Derivation gives you understanding of the concept, and that understanding of concept is used in advance. This question is very easy with respect to advance, and lot of students couldn't solve. क्यों? डेरिवेशन अच्छे से नहीं पढ़ा। बॉयल्स टेम्परेचर में उसके डेरिवेशन में क्या है? z इक्वल टू 1 को पुट किया है और बॉयल्स टेम्परेचर निकाला है। कैसे निकाला है? क्यों? क्योंकि b माइनस ए अपॉन आर टी का फंक्शन आता है, वो जीरो करना पड़ता है। यहां से t क्या आ जाता है? a अपॉन आर बी। अब इसी एनालॉजी को यूज करके ये करना है। अब ये बहुत सिंपल टास्क है ना। इतना दिमाग जो है, जो कोई भी जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है अच्छे से, उससे ये क्वेश्चन होना चाहिए आराम से। ठीक है, आई डोंट माइंड तुम लोग पूछ रहे हो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके से तुम्हारा माइंड वर्क करना चाहिए, किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। ये क्वेश्चन होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बट नेक्स्ट टाइम जो है ऐसे चीजों में गलती नहीं करनी है, ऐसे जगह पे मार्क्स नहीं गंवाने। ठीक है, सर 35 बता रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं सर। A gaseous mixture of propane and methane in a vessel exert a pressure of 260 mm at a certain temperature T. The mixture is burned in excess O2 and all the carbon is recovered as CO2. At the same temperature, the produced CO2 exerts 572. एक बार क्वेश्चन पढ़ के तो चलो मैं उसमें जाता हूँ। क्वेश्चन देख लिया ना तुम लोगों ने? मैं, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन है तो वहीं पे हो पाएगा। यस सर। तो ये हमारा क्या है? पेपर 2। कौन सा क्वेश्चन है?
35, राइट। मेरे पास क्या प्रोपेन और मीथेन है, C3H8 मीथेन। इन ए वेसल एग्जिट्स अ प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसे x मान लूं। द मिक्सचर इज बर्न्ड इन एक्सेस O2, ठीक है। ऑल द कार्बन इज रिकवर्ड एज 3CO2 CO2। एट द सेम टेम्परेचर CO2 exerts कितना 572। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 260 माइनस एक्स। 3x प्लस 260 माइनस एक्स इज इक्वल टू 572। तो हो गया 2x इज इक्वल टू 213। x कितना हो गया 156। द मास रेशियो ऑफ प्रोपेन टू मीथेन ना, तो ये हो गया 156। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 44 प्लस 60 104, ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर जो है गैसेस है सारी की सारी, सो वी कैन कंसीडर एज मोल्स रेशियो ओनली। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, moles of C3H8 upon moles of CH4 is equal to 156 upon 104. We can also write mass of C3H8 upon कितना इसका मास है 44 upon mass of CH4 upon 16। यहां से मास रेशियो निकाल लो कितना रहे, देखो अभी की अभी निकालो। यस सर कितना निकाल। 33/8 33/8। बस आ गया, है ना। देखो क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट और स्टेट्स ऑफ मैटर के जो क्वेश्चंस हैं, ये कंबशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस में क्या है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप चलना रहता है। टाइम लगता है इन क्वेश्चन में। हाँ मैं मानता हूं कि एग्जाम टेम्परामेंट में सॉल्व करना फटाफट थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इन क्वेश्चंस की। बट अभी कोई नहीं, अभी मान लो नहीं आया तुमको, अभी अच्छे से समझ लो। बट अभी एक यस सर अभी समझ में आ गया सर। इतना मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम देने का मतलब क्या है कि उस एग्जाम में जो तुमने जो गलती की है, अगर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फ्यूचर में आए तो इतना मेक श्योर होना चाहिए कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। सर एडवांस में रियल एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या केमिस्ट्री का? नहीं पेपर इजी है, नॉर्मल एडवांस से। नॉर्मल एडवांस का पेपर टफ आता है यार बहुत, ये थोड़ा इजी दिया है तुमको इस बार। और एक कितने 3 चैप्टर है ना, 3-4 चैप्टर है हमारे पास। 5 चैप्टर थे इसमें। 5 चैप्टर थे, अच्छा। एडवांस का पेपर इससे टफ आता है, जो रियल एडवांस का पेपर है। उन्होंने इस बार थोड़ा सा कम किया। मीटिंग में हमने बोला था, हमने नहीं मतलब कुछ और फैकल्टीज ने बोला था कि केमिस्ट्री का पेपर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट दे रहे हैं। स्टार्टिंग में इतना डिफिकल्ट वैसे भी नहीं आना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग में क्या है ना, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस उस फ्लो में आना, एडवांस के फ्लो में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए शायद थोड़ा रिलेटिवली इजी दिया है पेपर केमिस्ट्री का। चलो कोई नहीं। 36 37 सर इसमें जो टी ऑप्शन है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स और रिपल्सिव फोर्स, सर वो तो जब वॉल्यूम कम z होता लेस है देन तो 1 होता होगा है ना तब सर। ना, Z less than 1 s के साथ आएगा ये, s के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा ये, ठीक है। ये सर मेरा इसमें एक ही गलत मैच हुआ था, ये टी वाला मतलब किसी और के साथ भी हो रहा था तो ये एक भी मार्क्स नहीं मिला। नहीं नहीं यार ये इसमें गलती यस सर ये वाले में ये बहुत दोनों जो कॉलम है ना, मैच द कॉलम, ये एकदम बोनस नंबर है। अब सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में जो है ना, जेई एडवांस में ऐसा है ना, 2 मैच द कॉलम आएंगे ना तो एक बहुत इजी आता है। देखो मैंने जो है ना पूरे जो काफी सारे पेपर्स हैं, जब मैं जब तैयारी कर रहा था और अभी जो क्या नाम है पेपर्स देख रहा हूं मैं, तो उनमें जो एनालॉजी जो ये लोग जिस तरीके से सोचते हैं कि कैसे क्या करना है,
तो जैसे 2 मैच द कॉलम आए तो एक इजी आएगा ही आएगा, एक टफ आएगा एक इजी आएगा, स्टैंडर्ड है उनका। बहुत रेयर होता है कि दोनों इजी और दोनों टफ आने का। अब वैसा तो अनप्रिडिक्टेबल होता है सब कुछ, बट काफी बार उनका ऐसा थिंकिंग प्रोसेस रहता है। एक सेक्शन मान लो टफ बना दिया तो एक सेक्शन इजी आता है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, चलो इन दोनों में और कोई डाउट है क्या 36 37 में? चलो इंटीजर में जाते हैं, इंटीजर में बताओ। 39। 39 जो है हमने किया भी था इस तरीके का क्वेश्चन, इसको हमने ऐसे कर दिया। अभी क्या ऐसे कर दिया तो ग्रेविटी की वजह से हमारा मर्क्यूरी वाला भी प्रेशर आएगा। ठीक है, तो चलो उसको भी हमें इंक्लूड करना है, मर्क्यूरी वाले प्रेशर को भी। तो जब हमने उल्टा कर दिया तो हमारा 36 भी प्रेशर में ऐड हो गया। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे कि पहले तो क्या था, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास जो प्रेशर था वो एयर की वजह से, एयर का मतलब एयर के लिए लगा रहे हैं, 36 प्रेशर था। हाइट हमें पता नहीं थी, ये है हाइट क्यों लिख रहा हूँ, प्रेशर 36 था। ठीक है, हाइट h मान लिया पहले केस में। दूसरे केस में जब ये उठ गया तब इसका प्रेशर कितना हो गया, 76 तो एयर का और 36 मेरा मर्क्यूरी का, यहाँ पे ये 36 है तो ये नया प्रेशर आ गया। हाइट कितनी दी हुई है, 19 दी हुई है ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, बस अब तुम्हें ये वो लगा देना इक्वेशन। इन्होंने क्या बोला है, लेंथ इन cm बाई विच मर्क्यूरी कॉलम शिफ्ट डाउन। सर इसमें मेरा 28 आ रहा था, बट आंसर मतलब ये सिंगल डिजिट में लिखा था। सर वो हाइट डिफरेंस पूछा है तो 9 आ जाता है। हाइट डिफरेंस पूछा है सर। हाँ यस सर, शिफ्ट ये आ डाउन। गया था वो, प्रोपोर्शनलिटी लगा के वो फिर माइनस करने पे 9। क्या क्या प्रोपोर्शनलिटी कैसे, प्रोपोर्शनलिटी कैसे बता रहे हो? तो यहाँ पे क्या है ना, मेरा जैसे पहले में एयर पे है, तुमने अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पहले केस में, तो यहाँ पे क्या है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा दोनों केसेस में, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तो P1 को मैं क्या लिखूंगा, P1 मेरा 76, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, हाइट इनटू एरिया। P2 क्या होगा, 76 प्लस 36 कितना होगा, 6 6 12 7 3 11। ठीक है, हाइट कितना है 19, एरिया कितना है इतना, तो यहाँ से h आ जाएगा, h आ जाएगा 28। तो डिफरेंस इज 9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट इंटीजर में? और कोई डाउट पेपर 2 में? और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना हो तो सर पूछ लो। अगले वाले एडवांस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें? अगला ATS एडवांस वाला है क्या? आई थिंक नहीं सर, मेंस का है। मतलब अभी तो अगर मेंस वाला आएगा, है सर। तो मेंस अगर वाला है। आए। हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन अब अपने ऐसा समझ के चलो कि अगले वाला एडवांस के पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा उसमें तो क्या है, थर्मो और ये सब आएगा ना, तो उसमें है ना अपनी जो तैयारी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हमें। तो हम ये वीक पूरा जो है हाइड्रोजन और रेडॉक्स को देंगे, एस ब्लॉक भी देना पड़ेगा यार क्योंकि सिलेबस पीछे चल रहा है। तो देखना पड़ेगा सर थोड़ा तो सा। फिर सर हाँ हाँ बोलो।